हेलो गाइस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ने यू तो आप लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। तो क्वेश्चन 21 ये कहता है कि न building न Kalyaana Mandapas न was a notable feature in the temple construction in the kingdom of न जो कल्याण मंडपास है न उस समय उन लोगों फीसर ने क्या था न क्या न उन जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन है वो किस राजा के न किस किंगडम के द्वारा किया। ये देखिए चालुक्यान संडेला राष्ट्रकूटान विजयनगरा। तो उस टाइम जो कल्याण मंडपास था वो विजयनगरा साइड में विजयनगरा किंगडम में उसको कंस्ट्रक्शन किया गया था। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन हियर। द एक्सप्लेनेशन during period of Vijayanagar Empire, certain new features were evident in terms of temple architecture. These were mandapas and gopurams. And mandapas, here you can see it's mean pavilions and long pillared corridors that often ran around the shrines within the temple complex. A Kalyan mandapas means to celebrate divine buildings. गोपुरम्स क्या कहते हैं ना, ये देखिए ना, और रॉयल गेटवेज दैट often draw faith that towers on the central streets and signaling the presence of the temple from a great distance. उसके बाद क्या हुआ, they were also probably mean as reminders of powers of king able to consume the resource techniques and skill need to the construct this towering gateways. ये सब द मेन रिसोर्स था उस समय का। जो इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, इसलिए हम लोग ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना। तो जो ये सोर्स है ना, हमने थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया से लिया है ना। उसका थीम है ना वो इंडियन हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया से लिया गया है ना। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर यू कैन सी द क्वेश्चन नेक्स्ट ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिया गया है यानी उसमें 3 स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट करेगा उसको हम फाइंड करना है। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस 3 स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि इन द revenue administration of Delhi Sultanate in charge of revenue collection was known as Amil। जब उस समय दिल्ली सल्तनत में जो रेवेन्यू कलेक्शन करता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ना, उन लोगों को अमिल नाम से जाना जाता था ना। Yes, that is correct. No? The Iqta system of Sultan of Delhi was an ancient indigenous institution. जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था ना, उस समय ना जो रेवेन्यू कलेक्शन करता है ना, उन लोगों को तो हम अमल नाम से जाना जाता है ना। और उस समय एक न सिस्टम था, उसका इक्टा सिस्टम बोलता था। ये उस समय एक न पुराने इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशन था ना। उसके बाद जो the office of Mir Bakshi came into the existence during the reign of Khalji Sultan of Delhi। देखिए स्टेटमेंट 3 गलत, ठीक है। This statement 3 is incorrect. So our statement 1 and 2 is correct and answer is B 1 and 2 only. Now here you can see the explanation. Iqta system. Here you can see the explanation of Iqta system. Iqta system क्या था ना, देखिए Iqta is the Arabic word meaning in administrative regional unit. It is usually considered equivalent to a province. It was the initiated by Iltutmish in India। ये क्या था ना, उस समय इल्तुमिश ने शासन कर रहा था दिल्ली सल्तनत में। तो ये इकटा सिस्टम था, इल्तुमिश ने उसको इनिशिएट किया था ना, और ये इकटा सिस्टम आया था ना। तो इट हैज स्टार्टेड आउटसाइड इंडिया इन पारसिया रीजन एंड इन वेस्टर्न एशिया, डैश नॉट इंडिजिनियस। And office of the Mir Bakshi start under Mughal administration. He looked after all matter pertaining to the military administration. उसके बाद the order of the appointment of mansabdars and their salary paper were endorsed and passed by him. उसके बाद देखिए अमल गुजार और अमिल was the revenue collector during Delhi Sultanate. His duty was assist and supervise the revenue collection. He was accepted to increase the land under cultivation and induce the peasant to pay revenue willingly. He used to maintain all account
and send daily receipt and expenditure report to the provincial diwan। ठीक है, ये सब था उस समय दिल्ली सल्तनत में एक्सप्लेनेशन था ना। इक्ता सिस्टम क्या था, मीर बख्शी के बारे में, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये सब के बारे में बताया। उसमें मनसबदार क्या था और ये अमल गुजर किसे कहते, ये सब के बारे में बताइए। उसके दीवान क्या था, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप करते हैं। देखिए, consider the following statement. Here you can see two statements. Now we try to understand about these two statements. These two statements are correct or not. Here you can see first statement, फर्स्ट स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि सैयद निम्बरका was a contemporary of Akbar and Saint Kabir was greatly influenced by Sheikh Ahmad Sirhindi। ठीक है, दो स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सैयद निम्बारा एक वास ए कॉन्टेम्परेरी ऑफ अकबर, ये अलग समय का था। सेंट कबीर वास ए ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी, ये दोनों स्टेटमेंट अलग ही है, एक से कोई रिलेशन नहीं है। तो बोथ 1 and 2 इज इनकरेक्ट। नाउ यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन हियर। Sayyid Nimbarka is believed to have been alive during 11th century and while Akbar 16th century। So Sayyid Nimbarka वो 11th century का था, उसको दोनों के बीच दूर दूर में कोई रिश्ता ही नहीं है। तो while अकबर 16th century का था तो दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है तो सेंट कबीर was born in 1440 सेंट कबीर का जन्म हुआ था 1440 में। वेल सैयद अहमद का जन्म हुआ था ये इस्लामिक स्कॉलर है उसका जन्म हुआ था बिटवीन 1564 and 1610। तो दोनों के स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों के जन्म में कोई रिलेशन, दोनों के जो एरा है उसमें भी कोई सम। तो स्टेटमेंट एक और दो दोनों गलत है ना। क्या इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है और ये क्वेश्चन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया से रिलेटेड है जो इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आया था तो उसमें ये कहा कि महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडियन टू लेबर। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। In Lord Chelmsford War Conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on requiting India for World War उस समय जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था जो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश लोग क्या था मदद करने की सोच रहा था, वो दयालु था। तो जो वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला तो उस समय महात्मा गांधी का सोचना था कि वो ब्रिटिश लोगों को मदद करे। तो ये स्टेटमेंट गलत है ना। ठीक है, तो consequent upon the breaking of Salt law by Indian people, the Indian National Congress were declared illegal by the colonial ruler तो ये सेंटेंस करेक्ट है। तो जो हमारे B1 and 3 ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, हियर यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन। उस टाइम क्या होता, लॉर्ड स्लेम्फोर्ड द वाइसनरी ऑफ इंडिया, उस समय तो वाइसनरी लॉर्ड स्लेम्फोर्ड क्या था इंडिया का वाइसनरी था। इनवाइट गांधी टू दिल्ली एट ए वार कॉन्फ्रेंस इन ऑर्डर टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द एम्पायर। गांधी एग्री टू मूव पीपल to enlist in the army for World War I। जब वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चल रहा था तो उस समय क्या था, जो महात्मा गांधी उन लोगों को आर्मी भेजने के लिए सोच रहा था ना। ठीक है, तो दयालु हो रहा था तो महात्मा गांधी जो उसको हेल्प करने के लिए सोच रहा था। However, he wrote the viceroy and said that he personally will not kill or injure anybody friend or foreign। उसके बाद एक आगे the first agitation the Mahatma Gandhi launched during his stay in South Africa was against the system of indentured labor. In India, Gokhale, Tilak and others agitated against the practice of sending Indians abroad to labor and own sugarcane farmers। उसके बाद कांग्रेस was declared illegal during salt satyagraha and Gandhi signed Gandhi Irwin Fact and agree to attend the second RTC। तो ये सब द एक्सप्लेनेशन को थोड़ा समझने को अच्छे से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये क्वेश्चन है कैसे यूपीएससी ने वो जो सिविल सर्वे कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन को देख लिया अच्छे से और क्वेश्चन को समझने की ट्राई कीजिए। तो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here you can see the next question.
यार न अभी क्या ना इंडियन नेशनल मूवमेंट के द्वारा एक क्वेश्चन आया ना। सो इंडियन नेशनल मूवमेंट कब हुआ था ना, देखिए 1942 में हुआ था ना। तो उस समय क्या हुआ था ना, इंडिया के अंदर बहुत जोश होता था देश के लिए, आज़ादी के लिए। तो उसमें कुछ न उस टाइम ने एक न कुछ न दिया हुआ है, मतलब उसमें कुछ न जो लीडर था उनके बारे में बताया हुआ है, एक दो तीन स्टेटमेंट में उसके बारे में थोड़ा वो मैचिंग कर रहा है कि नहीं उसको देखने के लिए बोला है। सो लेट्स न ट्राई अबाउट थ्री स्टेटमेंट एंड कैन व्हिच न आर करेक्ट और नॉट नाउ। सी तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, उस टाइम न ऑल इंडिया लिबर लिबर फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, डेट इज करेक्ट ने। के सी न्योगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उस समय मेंबर का, डेट इज करेक्ट। पी सी जोशी ने उस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया का जनरल सेक्रेटरी था, डेट इज करेक्ट। तो इसमें 1 2 3 स्टेटमेंट वो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ यू कैन सी ने द एक्सप्लेनेशन हियर। क्या बोल इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है। सर तेजस बहादुर सप्रू ने ये किया था ना उस टाइम ऑल इंडिया लेबर प्रेसिडेंट का फेडरेशन एंड सर्व एज इट्स प्रेसिडेंट था। के सी न्योगी किया था उस समय का मेंबर था असेंबली फ्रॉम वेस्ट बंगाल का। पी सी जोशी था फर्स्ट प्रेसिडेंट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड रिमेन ऑफ सो फॉर 12 ईयर्स टिल 1947 तक। तो ये सब द एक्सप्लेनेशन था। सो that is the explanation of the above question. Now we can move the next question. Here you can see we reference in the main Tansen, which one of the following statement is not correct. ये तानसेन के बारे में कहा गया है, तानसेन के बारे में सारे स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट या गलत है उसको स्टेटमेंट को देखने के लिए बोले। नाउ वी कैन रियलाइज द थ्री फोर स्टेटमेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट ना। सो तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्पायर अकबर ने, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। जो अकबर का जो नाम था वो जो अकबर है ना वो तानसेन का टाइटल नहीं दिया गया था ना। जो तानसेन का टाइटल अकबर से गिवन नहीं था ना। तानसेन कंपोज न ड्रम्पेट ऑन हिंदू गुड एंड गुडनेस ये सब ने, ठीक है। तो उस टाइम जो तानसेन का वो कंपोज किया था ना, ठीक है, ये सही है ना। तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन इस part that is correct also. Tansen invite many rangas, that is also correct. Now you can see the explanation here. Here the explanation. Statement A is not correct. Yes, Tansen was the title given to him by Raja Bikramjit of Gwalior. उस समय ग्वालियर का राजा था, राजा विक्रमजीत था, वो तानसेन का टाइटल उसको दिया गया था ना। अकबर में तानसेन एज वन ऑफ द नवरत्नास and his court and gave him the title of man. Kalpadruman is a completion of 300 of his trumpet that were in the Gawarna Bani. Tansen composed in his favor ragas Maltani, Bhairavi and Todin. He invented a night ranga, Darwari, Kandran, morning raga main ki Todi, मेटी रागा मेन की सारंग, सेशनल रागा मेन की मैं, ये सब क्या ने तानसेन के द्वारा इन्वेंट किया गया था ना। और जो उनका न डिस्टेंट एंड डिसिप्लाइज को इसे क्या बोल रहा था ना, सेन्यास बोल रहा था। सेन्यास किसको बोला, तो तानसेन की डिस्टेंट एंड डिस्प्लाइज उसको बोल रहा था ना। ही कंपोज मेनी ड्रम्पेट ऑन Ganesha, Shiva, Parvati and Raman. He also composed on his friend Yulongzing King and Akbar. Now we can move to the next question. Here you can see who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscript to album and individual portrait. Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan. Right answer is Jahangir. Jahangir. You can see here the explanation. Jahangir took an interest in painting. He was the ardent animal lover and patronized the painting of flowers, animals, birds, etc. Apart from the painting of hue, hunting, scenes, court scenes under him specialized individual
fort were defined in realistic manner. This is the explanation of the Jahangir ने and ये था जहांगीर का ये जहांगीर क्या लवर था वो बार एनिमल उनको प्यार करता लवर था इसके बाद ये तो जहांगीर ने इंटरेस्ट था पेंटिंग के समय ये सब था जहांगीर का थोड़ा explanation. Next we can move the next question. Here you can see मुगल इंडिया ने अभी जो मुगल इंडिया के बारे में हम एक क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन क्या बोले ट्राई टू अंडरस्टैंड वी डिफाइंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज आर डिफरेंस बिटवीन इन जहांगीर एंड जमींदार. जो मुगल के टाइम पे जो मुगल के शासन में जो सैनिक था उस समय बड़े बड़े सैनिक था उसमें सैनिक का अच्छे से चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए था सामान से इसलिए वो उस समय जो मुगल क्या था ना ड्यूटी लेना स्टार्ट कर दिया था. तो जहांगीर और जमींदार का मतलब उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको एक 1 and 2 स्टेटमेंट दिया कौन सा कार्य कौन सा इनकार उसको हम देखते हैं ना आगे चल. Jahangir were the holder of land assignment in lieu of judicial and police duty, whereas Zamindar were holder of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection. Yes, statement 1 is correct. Land assignment to Jagirder were hereditary and revenue rights of Zamindar were not hereditary. The statement is incorrect. So हमारा correct option है A. And now you can see here the explanation. Here the explanation of Jahangir and Zamindar. This Jagirda were the king of official who enjoyed the land gifted from the king. उस समय क्या होता था जो जगीरदार को लैंड गिफ्टेड होता था न किसके द्वारा राजाओं के द्वारा ऑफिशियली. दे वर द रैंक उन लोगों का रैंक था उसको मानसब होल्डर गिवन बाय बाइटेड किंग कॉल्ड मानसबदार न उन लोगों को मानसबदार भी कहा जाता न. Statement 2 is incorrect because they were the altered non-inheritable land area equivalent to their fee amount called Jagir. And these Jagir are temporary in character and Jagir only have the right to claim and enjoy the revenue collected from the land. Because the holder of land is term of the Zamindar. They had hereditary right over the land to claim share in the present output either than land revenues. They also have the right to retain the present in most of the Mughal period in Zamindar collect land revenue from the actual tillers of land and for this they were allowed 1/10 of the collection either cash equivalent amount or tax filling. उस समय क्या था जमींदार लोगों को जो खेती करता है वो लोग ने 10 भागों में से एक भाग उन लोगों को क्या है ना ड्यूटी देना पड़ता था ना. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. जगीरदार वर होल्डर ऑफ द लैंड असाइनमेंट उस टाइम जो जगीरदार था ना वो लैंड असाइनमेंट का होल्डर था इन lieu of judicial and police duties, where Zamindar were holder of the revenue right with the obligation to perform any duty other than revenues collection. This is the whole explanation. What is the difference between Jagirdaar and Zamindar? यह सब के बारे में हमने बता दिया. तो क्वेश्चन जो ऊपर में दिया गया था ना क्वेश्चन उसमें से ऑप्शन 1 is correct and 2 statement is incorrect. Now if we move to the next question, here you can see the reference to the land question is that with reference to the land reform in independent India, which one of the following statement is correct? Independent India में इंडिपेंडेंट इंडिया से जुड़े सारे स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें कौन सा स्टेटमेंट करेगा उसके फाइंड करने के लिए बोला. नाउ वी कैन फाइंड the three statement here. Option A is selling law where the aim to add family holding and not individual holding. उस टाइम क्या होता है ना उनको लैंड प्रोवाइड किया जाता था ना और वो एक अकेले के नहीं थे उसमें फैमिली के लिए प्रोवाइड तो ये सब करेक्ट है ना. The major aim of land platform was providing agricultural land to all landless. ठीक है उसमें एग्रीकल्चर करने लोगों को मेजरली क्या ना प्रोवाइड कर. देखिए ये गलत है क्योंकि उस टाइम एग्रीकल्चर करने के लिए लोग उसमें क्या करते थे ना लैंड प्रोवाइड नहीं उसके कई रीजन भी था ना इसको लैंड. सी ये देखिए बी गलत है ना इनकरेक्ट है ना. तो सी ये कहता है कि रिजल्ट इन कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज प्रीडोमिनेंट फ्रॉम कल्टिवेशन. देखिए ये सही है ना. लैंड परफॉर्म परमिटेड नो exemption to the selling limited. ये भी सही. तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट.
Now you can see here the explanation. The main objective of land reform, उस टाइम लैंड रिफॉर्म का कुछ ना ऑब्जेक्टिव था. अब देखिए नीचे दिए गए, you can see carefully, to make the redistribution of land to make a socialistic pattern of society. Such an effort will reduce the inequalities in ownership of land. They ensure land selling and take away the surplus land to be distributed among small and marginal farmers. उसके बाद ये the legitimized agency or the selling limits. The results are all attendance with village पंचायत, जो रिश्ता होता है वो village पंचायत के द्वारा होता था. To stable the relation between tendency and selling, उस टाइम जो रिलेशन स्टेबल करा टेंडेंसी सेलिंग के द्वारा. the remove और पॉवर्टी, जो जो रूरल एरिया में जो प्रॉपर्टी है उसको रिमूव करने के लिए लैंड प्रोवाइड किया करता था. Proliferating socialists developed to lessen social inequality, empowerment of women in the traditionally male-driven society. उसके बाद टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए उसमें इंक्रीज करने के लिए लैंड प्रोवाइड किया करता था. टू सी द एवरीवन कैन हैव द राइट वन ए पीस ऑफ लैंड. उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल बाय नॉट अलाउइंग आउटसाइड टू टेक देयर लैंड. ये ट्राइबल लोगों को लैंड प्रोवाइड करता है जिसमें वो बाहर से कोई लोग आके उस लैंड को कब्जा ना करे, इसलिए उसमें उस समय ट्राइबलों को लैंड प्रोवाइड करता है. तो ये था मेन ऑब्जेक्टिव ने, कुछ मेन रिसोर्स था उस टाइम लैंड रिफॉर्म का ना. ठीक है. नाउ वी कैन मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 34. क्या कहता है देखिए, कौन से इसमें देखिए पहले चार्टर एक बिटवीन 13 के बाद क्या कहते हैं. चार्टर एक का कुछ स्टेटमेंट दिया था, 1 2 3 1 2 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है. उस स्टेटमेंट का कुछ स्टेटमेंट गलत हो सकते, कुछ करेक्ट हो सकते. तो आइए हम जानते हैं. नाउ we try to understand about these three statements. What say? It intend the trade monopoly of the East India Company in India, except for trade in tea and trade with China. देखिए ये स्टेटमेंट सही है. देखिए उस समय क्या ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना के साथ ट्रेड करने लगा था, वो भी चाय को लेकर. ठीक है, टी को लेकर. ये सही है ना. इट asserted to sovereignty of the British crown over the India territories held by the कंपनी. देखिए ये भी सही थी. उस समय ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडिया टेरिटरीज ने वो सॉवरेंटी एंड असर्टेड द सॉवरेंटी. और थर्ड क्वेश्चन है द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ये गलत है. ठीक है, स्टेटमेंट 1 and 2 एब्सोल्युटली करेक्ट ना. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. हियर यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन क्या है. दिस एक्ट asserted the crown sovereignty over the British possession in India. Company rule and trade monopoly in India देखिए was extended to another 20 years. Monopoly was indeed escaped from the trade in tea with China. तो उसके बाद the act give more power for the countries in India over European British subjects. Another important feature of this act was to create permission to the missionaries to come to India and engage in religious proselytization. उसके बाद कहते हैं the missionary were successful in getting the appointment of the bishop for British India, which has headquarters at Calcutta in province of the Agna. उसके बाद उस समय अलाउ किया था arrest 1 lakh to promote education in India masses and allowed him to open anywhere anytime. This is ये सब some explanation है about the question. Now we can move the next question. Here you can see we reference the Swedish movement, consider the following statement. अभी Swedish movement के statement दिया गया Swedish movement से relative ने. जब Swedish movement start हुआ था 1906 में, तो उस टाइम Swedish movement start हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल से स्टार्ट हुआ था ना. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905. उसके बाद Swedish movement स्टार्ट हुआ था 1906 में. तो आइए इसमें दो स्टेटमेंट दिया हो क्या है स्वीडिश मूवमेंट से रिलेटेड. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, उसको उसमें फाइंड करने के लिए बोला. नाउ वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट स्टेटमेंट 1 and 2. क्या कहते हैं. इट कंट्रीब्यूट टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनियस सर्टेन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री. देखिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है. क्योंकि जब उस समय
रिवोल्यूशन हुआ था, उस समय स्वेडिश मूवमेंट हुआ था, उसमें इंडिजिनियस ने आर्टिसन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री ने उस समय सब ने भाग ले लिया था ना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ स्वेडिश मूवमेंट, ये भी सही थी क्योंकि जब स्वेडिश मूवमेंट हुआ था उस टाइम तीन मैटर को बड़े इम्पोर्टेंट दिया गया था। एक तो था बॉयकॉट करना, दूसरा नेशनल एजुकेशन इस्टेब्लिश करना, तीसरा ना इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना, खुद का ना जो सामान है उसको यूज़ करना है। तो ये सब था ना, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन हियर ना, क्या था ना, नेशनल काउंसिल एजुकेशन और NCE was the organization founded by India nationalists in Bengal in 1906 to promote science and technology as part of the Swedish industrialization movement. The Swedes had a great impact on handloom industry. There was a revival in handlooms, sleeve weaving, and some other tradition artist craft. Cotton mill were set up at this time. ये सब हुआ था, ये सब था मेन ऑब्जेक्टिव था उस समय का। तो महात्मा गांधी ने खुद ही अपना जो न स्लीक वेविंग करके वो अपना कपड़ा बुना था न, और जो ब्रिटिश का जो स्थित है उसको बहिष्कार का बॉयकॉट किया था न। तो ये था न सम न फैक्ट न रिलेटिंग टू द स्वेडिश मूवमेंट। नाउ वी कैन मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, यू कैन सी न कंसिडर न फॉलोइंग पेयर्स ने, उसमें 3 पेयर्स थे और कौन सा पेयर कौन से स्टेटमेंट से मैच कर रहा है ना, उसको स्टेटमेंट को फाइंड करने के लिए इसमें बोला है। नाउ वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट न 3 स्टेटमेंट। ऑल इंडिया एंटी अनटस्ट एबिलिटी ने लिखना महात्मा गांधी, देखिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी शाहजहान सरस्वती ने, उसके बाद स्लेव रेस्पेक्ट मूवमेंट ने AB रामस्वामी निक्कर ने। देखिए 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट कौन, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन अब इसमें देख सकते, यू कैन सी आर एक्सप्लेनेशन। इसमें देखा था ऑल इंडिया एंटी अनटस्टेबिलिटी लिखने, इट वाज फ्रॉम बाय महात्मा गांधी देन लेटर रीनेम एज न हरिजन सेवक न संघ। ऑल इंडिया किसान सभा, इट वाज फ्रॉम बाय Sajanat Saraswati and in Lucknow season of 1936. Slip Respond movement E.V. Ramswamy Nikkar was an important leader of slave respect movement 1925. It was an anti-caste movement against Brahmanism. Now we can back the question. You can hear the C. तो इसमें आप देख सकते हैं जो तीनों स्टेटमेंट वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो जो 1 2 3 1 2 3 तो स्टेटमेंट वो करेक्टली मैच कर रहा है, तो जो उनका जो पेयर्स है वो सभी पेयर्स करेक्टली है, तो उसका जो आंसर है डी होगा ना। नाउ वी कैन मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 37। Which one of the question is that which one of the following is not a Harappan site? कौन सा जो साइड वो हड़प्पा साइड में नहीं मिला था। देखिए ना, नाम बड़ा से अजीब अजीब सा प्रोनाउंसिएशन लेने में दिक्कत होता है, और कोई गलत हो जाए तो इसके लिए एक्सक्यूज दें, ठीक है। तो इसमें सानहुदराव और डिसी सोगावरा डिसलपुर, तो कौन सा वाला जो हड़प्पा साइड में मिला है। तो नाउ यू कैन सी आर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन में क्या दिया ना, सोगरा इज द नॉट ए हड़प्पन साइट एंड इट इज सिचुएटेड इन उत्तर। जो सोगरा है ना हड़प्पा साइड में नहीं मिला था, और ये अभी सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में। जो सोगर है वो फेमस था ना कॉपर इंस्क्रिप्शन के कारण, रिटन इन प्राकृत इन भारमी स्क्रिप्ट न। उसके बाद जैसे सानहुदराव एंड अभी ने सिंध पाकिस्तान में इसने कोट डीसी ने, ये सिंध पाकिस्तान में डिसलपुर ने इन ये गुजरात इंडिया में, तो ये सब ने हड़प्पन साइड में मिला। नाउ वी कैन मूव द question, you can get the answer. Option number A is not correct, ठीक है। तो you can now we can move the next question. Here you can see, and which of the following relief sculpture inscription in Ranyo Ashokan King Ashoka mentioned along the stone portrait of Ashoka। तो देखिए उसमें ABCD और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट था, और ये सब आपको पता पहले से मालूम था, आप इजी से अगर उनका आंसर टिक मार्क कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन एंड इफ़ यू डोंट नो आंसर, यू कैन से हियर
देख सकते हैं कि explanation का this site is situated on the left bank of the Bhima river, so 2 kilometers east of Sandrala Parameswari temple at Santin, Karnataka. The discovery of the site include a broken relief sculpture showing a king and queen flanked by the female attendant, two of the whom uh, held a parasol and flying wings, the symbol of the sovereignty in their hand. And next is in inscription of Bharmi written Ranyo Ashoka, and King Ashoka, leaving no doubt who the central figure was supposed to repeat it. If we back to the question, you can see the answer is um, option N. So this option A is correct. Now we can move the next question. Here you can see three statement and which feature of the बुद्धिज्म इनमें थ्री स्टेटमेंट या कौन सा बुद्धिज्म में बिलोंग्स कर ये देखने के लिए बोला है तो डिफ्लेक्शन ऑफ द बुद्धा ट्रेंडिंग द पार्ट ऑफ Buddhism and image worship and ritual. The teen statement is absolutely correct, and you can see our explanation. Feature of the Buddhism central to Mahan ideology in idea of the Buddha on who seek to become a Buddha. In contrast to the dominant thinking in non-Mahan Buddhism, which limit the designation of Buddhism to the Buddha before his working on enlightenment Mahan teacher that anyone aspire to achieve awakening and thereby become a Buddhist. The movement is characterized by grandiose cosmology, often complex racialism, paradoxal metaphysics, and universal ethics. And Mahanaya or great belief in the heavenlies of Buddha and ideal worship of Buddhas and Buddha Vastu avoiding Buddha nation. So you can see here the old statement, and if you understand this statement, then you can easily answer this all three statement. And now we can move the next statement. You can see the question with reference to forced labor in India during the Gupta period. Which one of the statement is correct? अब क्या कहते हैं जो गुप्ता पीरियड का क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में यह मिडिल ऑफ इंडिया से बिलोंग्स कर रहा है ठीक है तो इसमें सार स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है यू कैन फाइंड जो which statement is correct now if we try to understand about this first statement what say now, option A is it was considered a source of income for the state as sort of tax paid by the yes that is correct absolutely correct क्योंकि जो टैक्स रेवेन्यू पे करता था उस समय वो इनकम का एक सोर्स था it was totally absent in Madhya Pradesh and Kathiawar region of the Gupta Empire that is incorrect क्योंकि उस समय तो जो गुप्ता पीरियड वो बड़े ताकतवर था उस समय से शासन जो करे वो बहुत बलवान था ये बहुत बड़ा राज्य में मतलब बड़ा किंगडम में स्प्रेड मतलब फैला हुआ था ना तो इसलिए इस स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश एंड कैटेगरी रीजन ऑफ गुप्ता एम्पायर उसमें भी समय से फैला हुआ था ना द फोर्सनल labor was entailed to weekly wages. This is absolutely correct. The eldest son of the labor was seen as the forced labor. This is also correct. Now you can see here the explanation. Explanation में क्या बताता है कि देखिए in central and western India the villages were also subjected to forced labor called vesti for serving the royal army and the official देखिए statement क्या बोल रहा है and thus it was a source of income for the kingdom तो देखिए तो स्टेटमेंट है तो हम लोग जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है बी वो इनकरेक्ट है उसके बाद सभी स्टेटमेंट इज करेक्ट Now, if you move the next question, here you can see question
फेमस प्लेस रिवर न, इसमें आप रिवर के बारे में कौन सा रिवर कौन से कनेक्शन था, कौन सा रिवर कौन से मैचिंग कर रहा है ना प्यार कर रहा है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, इसमें देखिए पंधारपुर न, चंद्रभागा न, देखिए ऑप्शन 1 इज सबसे करेक्ट। त्रिशूरपल्ली कावेरी, दिस इज करेक्ट न। हम्पी न, Malapara, option number 3 is incorrect. Now, option 1 and 2 is correct, so answer is N. Now here you can see the explanation. Pandharpur is a well-known pilgrimage town on the bank of the Chandrabhaga and river in Solpur district, Maharashtra, India. And you can see uh, Tirusapalli is located along the Kaveri River in Tamil Nadu, India. And Hampi also referred to as the grove of the monument at Hampi is a UNESCO World Heritage Site situated on the bank of the Thanganbundra River, जिसको belongs to Karnataka, उसके near state border with Andhra Pradesh. So only 1 and 2 statement is correct, and option statement 3 is not correct. So this is the our whole class and I think आप लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि हम जो भी हो समझने के लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड तो आप इजीली उन क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं ना। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड टेक केयर एंड बाय बाय।